हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे कोल्ड वॉर के फेजेस के बारे में, यानी शीत युद्ध के चरण के बारे में, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे सोवियत संघ का विघटन और लास्ट में हम कंक्लूजन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, वर्तमान में रूस ने कंधे से कंधा मिलाकर दूरी राष्ट्रों जिसमें जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध संघर्ष किया था। इसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। फ्रांस और ब्रिटेन की स्थिति खराब हो गई और अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य में तनाव, संदेह, अनबन, अविश्वास, प्रतिशोध व विभिन्न घटनाओं ने दोनों युद्ध की होने के बजाय यह शीत युद्ध में बदल गया। मैं आपको बता दूं, अमेरिका और सोवियत संघ की शासन व्यवस्था में अंतर था। अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी जबकि सोवियत संघ में एक दलीय शासन व्यवस्था थी, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी जबकि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समाजवादी थी। दोनों महाशक्तियां अपने अपने संकीर्ण स्वार्थ को ही ध्यान में रखकर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध लड़े थे और परस्पर सहयोग की भावना का दिखावा कर रही थी। जो सहयोग की भावना युद्ध के दौरान दिखाई दे रही थी वो युद्ध के बाद समाप्त होने लगी थी और शीत युद्ध के लक्षण स्पष्ट तौर पर उभरने लग गए थे। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे शस्त्र सज्जित शांति का नाम भी दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। पश्चिमी या पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका ने किया था, दूसरा समाजवादी गुट जिसका नेतृत्व सोवियत संघ यानी रूस ने किया। इस तरह सोवियत संघ व अमेरिका दो महाशक्तियों का उदय हुआ। शीत युद्ध का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट तौर पे बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ था। अमेरिका राजनयिक बर्नार्ड बारूचू ने पहली बार शीत युद्ध का प्रयोग 16 अप्रैल 1947 ईस्वी में किया। बाद में वॉल्टर लिपमैन ने शीत युद्ध 1947 में से लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट है शीत युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाएं। फर्स्ट, शीत युद्ध का प्रथम चरण 1946 से 1953। सेकंड स्टेज, शीत युद्ध का दूसरा चरण 1953 से 1963 एंड थर्ड 1963 से 1979 तक, जिसे द्वितांत अथवा तनाव शिथिलता का काल कहा जाता है। एंड फोर्थ, जिसे अंतिम काल के नाम से जाना जाता है, 1980 से 1989 तक का काल, जिसे न्यू कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है पोट्सडैम सम्मेलन। पोट्सडैम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1945 में बर्लिन में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करने के लिए किया गया था, जिसमें पराजित जर्मनी में तत्काल प्रशासन की स्थापना, पोलैंड की सीमाओं का निर्धारण, ऑस्ट्रिया का आधिपत्य, पूर्व यूरोप में सोवियत संघ की भूमिका। सोवियत संघ चाहता था कि पोलैंड के एक भाग जिसमें सोवियत संघ की सीमा से लगा क्षेत्र को बफर जोन के रूप में बनाया रखा जाए, किंतु अमेरिका और ब्रिटेन इस मांग से सहमत नहीं थे। इसके साथ ही अमेरिका ने सोवियत संघ को जापान पर गिराए गए परमाणु बम की सटीक नेचर के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। इसने सोवियत संघ के अंदर पश्चिमी देशों की मंशा को लेकर एक संदेह पैदा किया, जिसने गठबंधन संबंधों को कटु बनाया, यानी उसके बीच में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन बनाए। नेक्स्ट है चर्चिल का फुलटन भाषण 5 मार्च 1946। 5 मार्च 1946 को संयुक्त राज्य अमेरिका के मिजूरी राज्य में स्थित फुलटन विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति ट्रूमैन की उपस्थिति में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा, बाल्टिक क्षेत्र में स्टेटन से लेकर एटलांटिक क्षेत्र में टीस तक यूरोपीय यानी महाद्वीप में एक फौलादी दीवार खड़ी कर दी गई है। फौलादी दीवार से चर्चिल का मतलब था कि यूरोप को एक और सोवियत संघ, जिन देशों को वो सोवियत संघ के नियंत्रण में मानता था, उन देशों तथा दूसरी ओर बाकी देशों के बीच बांट दिया गया है। चर्चिल ने सोवियत संघ का सामना करने के लिए ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच
राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन के लिए अपील की। नेक्स्ट है ट्रूमैन सिद्धांत, 12 मार्च 1947। यूनान के गृह युद्ध में हस्तक्षेप के अमेरिका निर्णय को शीत युद्ध का विधिवत आरंभ माना जा सकता है। 12 मार्च 1947 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूनान में सोवियत हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से $25 करोड़ तथा टर्की को 15 करोड़ आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। इसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा, मैं समझता हूं कि जिन स्वतंत्र जन समाजों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके प्रतिरोध को समर्थन देना संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति होनी चाहिए। ट्रूमैन सिद्धांत में साम्यवाद को स्वतंत्र दुनिया के लिए खतरा बताया। नेक्स्ट है मार्शल प्लान, 23 मार्च 1947। 23 मार्च 1947 को अमेरिका के राज्य सचिव मार्शल ने राष्ट्रपति को इस बात से अवगत कराया कि यदि तत्काल यूरोप का आर्थिक पुनर्द्वार यानी रिकंस्ट्रक्शन का प्रयत्न ना किया जाएगा तो साम्यवाद हो जाएगा। राष्ट्रपति ने मुख्य शर्त के साथ, जिसमें कि वे राष्ट्र अपने देश की शासन व्यवस्था को कोई स्थान नहीं देने के साथ 1948 से 1952 तक पश्चिमी यूरोपीय देशों को $12 अरब की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया ताकि उन्हें साम्यवादी प्रभाव से दूर करना था। सोवियत संघ ने इसे डॉलर साम्राज्यवाद कहकर मार्शल योजना की आलोचना की। 1 सितंबर 1947 में कॉनिफॉर्म की स्थापना करके स्टालिन ने मार्शल योजना का जवाब दे दिया। नेक्स्ट है बर्लिन की नाकेबंदी, 24 जून 1948। 1948 को ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के अधीन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर पश्चिमी जर्मनी का पृथक राज्य स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। बर्लिन नगर सोवियत संघ के क्षेत्र में पड़ता था तथा शेष जर्मनी की तरह 4 क्षेत्रों में बांटकर जो एक अलग राज्य के रूप में संगठित किया जा रहा था। सोवियत संघ इसके खिलाफ था। 24 जून 1948 को सोवियत सेनाओं ने तीनों पश्चिमी क्षेत्रों और बर्लिन के बीच रेल, सड़क और जलीय यातायात बंद कर दिया। पश्चिमी बर्लिन का नाकेबंदी शुरू हो गई। इसका उद्देश्य पश्चिमी ताकतों को बर्लिन पर सोवियत दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर विवश करना था। पश्चिमी देशों को पता था कि यदि वे पश्चिमी बर्लिन पर से अधिकार हटा देते तो वे यूरोप में कहीं भी अपनी पकड़ नहीं रख पाएंगे। उन्होंने हवाई मार्ग द्वारा सामान पश्चिमी जर्मनी पहुंचाया था। यह नाकेबंदी लगभग 11 महीने तक जारी रहा तथा सोवियत संघ ने मई 1949 में नाकेबंदी हटा दी। नेक्स्ट है जर्मनी का विभाजन, 21 सितंबर 1949। जर्मनी के संकट के परिणाम स्वरूप पश्चिमी शक्तियां अंतिम बिंदु तक पहुंच गए थे। इससे पूर्व तथा पश्चिम में शीत युद्ध तनावों में और वृद्धि हो गई। अब कोई समझौता संभावित नहीं था, इसलिए जर्मनी का विभाजन कर दिया गया। पश्चिमी शक्तियां सामने आई और उन्होंने 21 सितंबर 1949 को संघीय जर्मन गणराज्य की स्थापना की, जिसे पश्चिमी जर्मनी भी कहते हैं। इस कार्य के पश्चात 7 अक्टूबर 1949 को रूसी क्षेत्र में जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना की, जिसे पूर्वी जर्मनी भी कहते हैं। नेक्स्ट है नाटो की स्थापना, 4 अप्रैल 1949। संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्षता में 4 अप्रैल 1949 को नाटो पश्चिमी देशों का नया सैनिक गठबंधन की स्थापना हुई। नाटो में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, इटली तथा अन्य देश थे। यह सैनिक संधि के अनुसार नाटो के संस्थापक सदस्यों के ऊपर कोई देश द्वारा किया गया हमला पूरे सदस्य राष्ट्रों पर किया गया माना जाएगा, जिसके लिए सब संयुक्त और उसके यानी कलेक्टिवली तौर पर विरुद्ध जवाबी कार्य किया जाएगा। इस सैनिक गठबंधन का उद्देश्य यूरोप में परिसीमित करना था। नेक्स्ट है सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे प्रबल सैनिक शक्ति के रूप में उभरा था। जापान पर 2 परमाणु बम विस्फोट के बाद 4 वर्षों तक दुनिया का एकमात्र देश था जिसके पास परमाणु अस्त्र थे।
29 अगस्त 1949 को सोवियत संघ ने एक परमाणु परीक्षण किया और इसी के साथ अस्तर में संयुक्त राज्य का एकाधिकार खत्म हो गया। इसके बाद आधिकारिक विनाशकारी हथियारों का विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय तनाव और संघर्षों में और भी वृद्धि हुई। नेक्स्ट है चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना। चीन में 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। इससे पश्चिमी देशों को बहुत बड़ा आघात लगा क्योंकि इसमें सोवियत संघ को बहुत बड़ी भूमिका थी। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में साम्यवादी विजय ने साम्यवाद का भय और बढ़ा दिया। लगभग 2 दशकों तक संयुक्त राज्य अमेरिका चीन सरकार को मान्यता देने से इनकार करता रहा। अपने मित्र देशों के समर्थन से उसने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ से भी बाहर रखा। साम्यवाद के भय के कारण संयुक्त राज्य ने एशिया देशों के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। नेक्स्ट है कोरिया संकट। जापान की पराजय के फलस्वरूप जब कोरिया पर जापानी अधिकार समाप्त हो गया तो उसे 2 भागों में विभाजित किया, यानी उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया। उत्तर क्षेत्र में सोवियत संघ के अधीन तथा दक्षिण क्षेत्र यूएसए के अधीन कर दिया गया और 8 अक्षांश को दोनों की विभाजक रेखा माना गया। उत्तर में साम्यवादी सरकार थी तथा दक्षिण में पंची सरकार थी। दोनों को विभाजक रेखा स्वीकार नहीं थी। जून 1950 को दोनों के मध्य युद्ध छिड़ गया। ये मामला यूएनओ में पहुंच गया। उत्तर कोरिया की सेना लगभग पूरे दक्षिण कोरिया पर कब्जा हो गया। सोवियत संघ के राजसंघ में अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उत्तर कोरिया को संयुक्त राष्ट्र ने आक्रमणकारी घोषित कर दिया। सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप पर अधिकार प्राप्त करके संयुक्त राज्य अमेरिका ने बड़े पैमाने पर अपनी थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना कोरिया में उतारी। अमेरिका सेना ने उत्तर कोरिया को पीछे धकेल दिया। इसी बीच चीनी सेना भी लड़ाई में उतर आई। यह युद्ध 4 वर्ष तक चला अतः जून 1953 को समाप्त हुआ। इस लड़ाई में 1,42,000 अमेरिकी सैनिक तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भाग लेने वाले अन्य देश के 17,000 सैनिक मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस वियतनाम पर अपना शासन स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। इस कार्य में फ्रांस की सहायता देने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार 1946 को फ्रांस युद्ध में उलझ गया। वियतनाम में राष्ट्रवादी शक्तियों का नेतृत्व ची मिन कर रहा था, जिसका समर्थन सोवियत संघ तथा चीन द्वारा किया जा रहा था। 1954 को वियतनाम सैनिक ने दीन बियान फू स्थान पर 12,000 फ्रांसीसी सैनिकों को घेर लिया तथा फ्रांस की घोर पराजय हुई। जिनेवा में समझौता तथा फ्रांसीसी शासन समाप्त हो गया। 2 सितंबर 1954 को ही ची मिन ने वियतनाम की स्वतंत्रता और वियतनाम जनवादी गणतंत्र की स्थापना की घोषणा की। 1954 के जिनेवा समझौता के अनुसार वियतनाम को अस्थायी तौर पर 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। चुनाव के बाद देश को एक और कर दिया जाना था। सबको विश्वास था कि हो ची मिन का दल चुनाव में विजय होगा, परंतु राष्ट्रवादी नेगोडिन डीम ने चुनाव कराने से मना कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि दक्षिण वियतनाम में शासन का समर्थन कर रहा था, उसने साम्यवादी की विजय के डर से उस पर दबाव नहीं डाला। राष्ट्रपति नागोडिन ने अपनी लोकप्रियता खो दी। 1960 में विभिन्न समूहों ने एक राष्ट्रीय लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की। यूएसए को विदित था कि डीम सरकार उससे नहीं निपट सकती तथा साम्यवाद के खतरे को मद्देनजर रखकर धीरे धीरे नियमित लड़ाकू सैनिक भेजने लगा। 1967 को व्यापक स्तर पर बम गिराए। संयुक्त राज्य द्वारा चलाई जाने वाली युद्ध संयुक्त राज्य की इतिहास की अलोकप्रिय युद्ध थी। उत्तर वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में भीषण बमबारी द्वारा हजारों लोगों की जानें गई। सारी दुनिया के अलावा इस युद्ध की संयुक्त राज्य की जनता ने अपनी सरकार की कड़ी आलोचना की। आखिरकार 1973 को अमेरिका सेना वियतनाम से हट गई। नेक्स्ट है सीटों का निर्माण। अमेरिका द्वारा दुनिया के हर हिस्से में सैनिक संधि गठबंधन का निर्माण करना आरंभ किया। सोवियत संघ चीन के चारों ओर अपनी सैनिक अड्डा बनाने लगा।
8 सितंबर 1954 को अमेरिका ने नाटो के तर्ज पर दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवादी प्रवाह को रोकने के उद्देश्य से सीटों का निर्माण किया। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, फिलीपींस तथा पाकिस्तान शामिल था। संधि के अनुसार किसी भी सदस्य के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण होने पर सभी सदस्य राज्य आक्रमणकर्ता के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट है बगदाद पैक्ट। अमेरिका ने नाटो और सीटों के तर्ज पर 1955 को अरब देशों के साथ सैनिक गठबंधन सेंटो का निर्माण किया। इस गठबंधन में ईरान, इराक, पाकिस्तान तथा तुर्की शामिल हो गए। इसका भी उद्देश्य भी साम्यवाद और सोवियत संघ का प्रभाव को कम करना था। 14 जुलाई 1958 को इराक में क्रांति हुई तथा इराकी राजतंत्र को हटा दिया। नई सरकार का नेतृत्व कर रहे जनरल अब्दुल करीम कासिम ने सेंटो से अलग होने का ऐलान कर दिया। नेक्स्ट है वार्सा पैक्ट का गठन। दक्षिण पूर्वी एशिया तथा मध्य पूर्व में साम्यवादी प्रचार को रोकने के लिए नाटो सेंटो सीटों का निर्माण किया था। सोवियत संघ ने इस सैनिक गठबंधन को मद्देनजर रखते हुए 11 और 14 मई 1955 को वार्सा में साम्यवादी राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के 7 राष्ट्रों ने भाग लिया। यूगोस्लाविया ने इसमें भाग नहीं लिया। चीन के प्रतिनिधि ने इस सम्मेलन में एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। 14 मई 1955 को भाग लेने वाले देशों ने 20 वर्षीय संधि यानी वार्सा पर हस्ताक्षर किए। संधि के अनुसार यदि किसी सदस्य पर सशस्त्र सैनिक आक्रमण होता है तो अन्य देश उसकी सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रों के मध्य आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग का प्रावधान था। वार्सा पैक्ट नाटो सीटो सेंटो का करारा जवाब था। नेक्स्ट है हंगरी समस्या। हंगरी में 1956 को गृह युद्ध हो रहा था। सोवियत संघ ने हंगरी में अपनी सेना भेजकर वहां की क्रांति को दबाव में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की थी। उसी समय मिस्र के प्रधानमंत्री एमरी नेगी को पद से हटा दिया। रूस ने यह तर्क दिया कि यह हस्तक्षेप हंगरी के प्रार्थना से किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जानकारी प्राप्त करने के लिए जांच समिति बिठाई तथा जांच के बाद सोवियत संघ को गलत ठहराया गया। नेक्स्ट है सुएज संकट। सुएज नहर सबसे पहले यह एक फ्रांसीसी कंपनी के अधिकार में थी। उसके बाद यह नहर ब्रिटेन और मिस्र के मध्य एक संधि हुई जिसके अंतर्गत ब्रिटेन ने सुएज नहर के पास में अपनी फौजें वापस बुला ली। 26 जुलाई 1956 को मिस्र पर इजराइल ने आक्रमण कर दिया और अगले ही दिन वहां ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं सुएज नहर पर कब्जा करने के लिए उतर गई। पूरे राष्ट्र ने इस आक्रमण की निंदा की। 5 नवंबर को सोवियत संघ ने तीनों आक्रमणकारियों देशों को अंतिम चेतावनी दी कि वे वहां से चले जाए, अन्यथा उसकी रक्षा के लिए अपने प्राशस्त्रों का प्रयोग करेगा। 7 नवंबर 1956 को युद्ध विराम हुआ। सुएज नहर सभी राष्ट्रों के नौचालन के लिए खोल दिया गया, जिसमें यह शर्त रखी कि मिस्र सुएज नहर उपयोग करने वाले से वसूला जाएगा। सुएज नहर उपयोग करने वाले से कर वसूल करेगा। नेक्स्ट है आइजनहावर सिद्धांत। सुएज संकट के दौरान मिस्र में सोवियत संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इससे इस क्षेत्र में सोवियत संघ के प्रभाव में वृद्धि हुई। मिस्र आसवान बांध बनाने के लिए सोवियत संघ की ओर से मुड़ा। मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने अरब राज्यों को एक मत करके अरब एकता स्थापित करने की कोशिश की। इस घटना से भयभीत होकर जून 1957 को आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत अमेरिका कांग्रेस ने राष्ट्रपति को साम्यवाद के खतरे को निपटाने के लिए सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग करने का अधिकार दिया। नेक्स्ट है U-2 विमान कांड। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री खुर्शचेव ने 15 सितंबर से 28 सितंबर 1959 को अमेरिका की यात्रा की। इससे आपस में मधुर संबंध बनाने का माहौल बना। इसके साथ
जून 1960 में पेरिस शिखर सम्मेलन बुलाने के लिए एक समझौता हुआ, परंतु शिखर सम्मेलन से पूर्व 1 मई 1960 को U-2 विमान कांड हुआ। नेक्स्ट है पेरिस शिखर सम्मेलन की असफलता। सोवियत संघ में हुए U-2 विमान कांड से दोनों देशों के मध्य अविश्वास और गहरा हो गया। 16 मई 1960 को सोवियत संघ ने यह मामला शिखर सम्मेलन में उठाया। राष्ट्रपति आइजनहावर की आलोचना की तथा उनसे हाथ मिलाने तक इनकार कर दिया। खुश्चेव ने सम्मेलन के दूसरे सत्र में भाग नहीं लिया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य संबंधों में तनाव आ गया। नेक्स्ट है क्यूबा संकट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने विभिन्न सैनिक गठबंधन तथा सैनिक अड्डों का निर्माण किया था। सोवियत संघ का कोई भी सैनिक अड्डा संयुक्त राज्य के प्रदेशों के आसपास नहीं था। जनवरी 1959 में फिडेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा में क्रांति हुई तथा साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। संयुक्त राज्य ने क्यूबा के प्रति शत्रुता का भाव रखना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1962 में संयुक्त राज्य अमेरिका को जासूसी विमान से पता चला कि सोवियत संघ क्यूबा में जो अमेरिका के दक्षिण छोर से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर मिसाइल अड्डों का निर्माण कर रहा है। अमेरिका ने इसे सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना। 22 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रपति कैनेडी ने क्यूबा की नौसैनिक तथा हवाई नाकेबंदी की घोषणा कर दी। दोनों के मध्य तृतीय विश्व युद्ध होना संभव माना जा रहा था, परंतु सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने संयम से काम लिया और क्यूबा से मिसाइल हटा दिए गए और ये बहुत बड़ा संकट टल गया। नेक्स्ट है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। अमेरिका ने 25 जुलाई 1963 को एक नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंध संधि करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका पृथ्वी पर पानी के नीचे और बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु अस्त्र परीक्षण को गैर कानूनी मानने पर सहमत हो गए। इस संधि से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव कम होना शुरू हो गया। नेक्स्ट है अमेरिका तथा सोवियत संघ के नेतृत्व में परिवर्तन। अमेरिकी राष्ट्रपति की नवंबर 1963 को हत्या हो गई और उसके स्थान पर जॉनसन को राष्ट्रपति बनाया गया। अक्टूबर 1964 में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री को हटा दिया गया। सोवियत संघ का नेतृत्व ब्रेजनेव और कोसिगिन के हाथों में आ गया। नेक्स्ट है चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप। सोवियत संघ ने हंगरी की तरह चेकोस्लोवाकिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ ने सैनिक भेजकर राष्ट्रीय क्रांति को कुचल दिया। रूस के इस कार्य का विश्व के अधिकतर देशों ने इसकी आलोचना की। रूस ने कार्य को वैध बताया क्योंकि चेकोस्लोवाकिया के सरकार के निमंत्रण यानी रिक्वेस्ट पर किया गया था। नेक्स्ट है बर्लिन संकट। 5 मार्च 1969 को पश्चिमी जर्मनी ने राष्ट्रपति का चुनाव पश्चिम बर्लिन में कराने का निश्चय किया। पूरी जर्मनी ने राष्ट्रपति का चुनाव पश्चिम में कराने का खंडन किया तथा इसे 1955 के पोस्टडैम समझौते के विरुद्ध बताया। पूरी जर्मनी ने बर्लिन जाने वाले मार्गों को रिस्ट्रिक्ट लगाया ताकि मतदाता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ना ले सके। पश्चिमी राष्ट्रों ने हवाई मार्ग द्वारा निर्वाचन मंडल को पश्चिमी बर्लिन पहुंचाकर चुनाव करवाना संपन्न किया। इस कार्य में सोवियत संघ ने कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाया क्योंकि इससे इसका कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं हो पाना था। नेक्स्ट है मॉस्को बॉन समझौता। 12 अगस्त 1970 को मॉस्को में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री को सीमित और संघीय जर्मनी के चांसलर विली ब्रांड ने एक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। संधि में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रयोग न करने का फैसला किया। सोवियत संघ ने वर्तमान सीमा को मान्यता प्रदान कर शीत युद्ध में कमी लाई। नेक्स्ट है बर्लिन समझौता। सोवियत संघ, अमेरिका, चीन, फ्रांस तथा ब्रिटेन के बीच लगभग 18 महीने के वार्ता के पश्चात 3 सितंबर 1971 को बर्लिन समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। इस समझौते से पूरी सीमा में तनाव कम हुए। पश्चिमी बर्लिन के निवासियों को पूरी बर्लिन जाने का
फैसला लिया गया। इस समझौते से शीत युद्ध में काफ़ी शीतलता आई। नेक्स्ट है नाविकीय मुक्त समुद्र तल संधि। सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने 11 फरवरी 1971 को नाविकीय मुक्त समुद्री तल, महासागरीय तल और धरती पर 19 किलोमीटर को छोड़कर किसी भी प्रकार का भयानक परमाणु अस्त्र नहीं बिछाए जाएंगे। इस संधि पर 64 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए तथा 18 मई 1972 को संधि को क्रियान्वित किया गया। नेक्स्ट है सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता यानी साल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने 22 मई 1972 को मॉस्को में यात्रा की और दोनों के बीच सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता संधि यानी साल्ट, दोनों महाशक्तियों ने आपसी विश्वास के अंतर्गत संतुलन कायम किया। इस संधि में निम्नलिखित प्रावधान थे। फर्स्ट है नए अंतर महाद्वीप यानी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों का निर्माण नहीं किया जाएगा। सेकंड, मिसाइल विरोधी शस्त्रों को सीमित करना। एंड थर्ड, कोई भी पक्ष हल्के या पुराने किस्म के यू प्रक्षेपास्त्र स्थलों को सुधार कर भारी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के लिए योजना नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट है अमेरिका की चीन यात्रा। 1970 के दशक में यह प्रतीत होने लगा कि सोवियत संघ और चीन दोनों विश्व साम्यवाद के नेतृत्व के लिए अमेरिका का समर्थन पाने के प्रति परस्पर प्रतिस्पर्धा में लगे थे। सोवियत संघ व चीन के मध्य 1960 के दशक में काफ़ी विवाद उत्पन्न हुए थे। दूसरी ओर अमेरिका चीन का सहायता पाने तथा दोनों के संबंधों में सुधार चाहता था। जुलाई 1971 में अमेरिका राष्ट्रपति के विशेष दूत के रूप में किसिंगर ने पीकिंग की गुप्त यात्रा की। संयुक्त राज्य के सहमति से 26 अक्टूबर 1971 को चीन को यूएनओ का स्थायी सदस्य बना दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति स्वयं 1972 को चीन की यात्रा पर गए। नेक्स्ट है कोरिया समझौता। 4 जुलाई 1972 को उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत दोनों ने एक दूसरे को कमजोर ना करने हेतु 1973 को पारस्परिक संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने की इच्छा जताई। नेक्स्ट है सामरिक शस्त्र परिसीमाएं वार्ताएं यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य 18 जून 1979 को सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं द्वितीय पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि का मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य शक्ति संतुलन बनाए रखने तथा आणविक प्रक्षेपास्त्रों की संख्या को निश्चित करना था। सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के कारण अमेरिका की सीनेट ने इस संधि को अनुमोदन से मना कर दिया तथा वो प्रभावी नहीं हो सका। नेक्स्ट है अफगान संकट। शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद जाहिर शाह ने सोवियत संघ से आर्थिक सहायता पाकर निकटतम संबंध स्थापित किया था। उसके चचेरे भाई मोहम्मद दाऊद ने 1973 को हटाकर वहां गणतंत्र की घोषणा की। मोहम्मद दाऊद की 1978 में हत्या कर दी। 27 दिसंबर 1979 को सोवियत संघ ने सक्रिय भूमिका अदा की, जिसमें काबुल की सतह साम्यवादियों के हाथों में आई, जिसके कारण अमेरिका को इस कार्य से बहुत बड़ा झटका लगा। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य शीत युद्ध में वृद्धि हुई। 9,90,000 सोवियत सैनिकों को अफगानिस्तान में तैनात कर दिया। नेक्स्ट है ईरान इराक संघर्ष। ईरान और इराक के मध्य काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। सितंबर 1980 में दोनों के मध्य युद्ध आरंभ हुआ और दोनों महाशक्तियों ने इस युद्ध में हस्तक्षेप कर शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। यह युद्ध 8 वर्षों तक चलता रहा। इसमें काफ़ी जनधन की अपार क्षति हुई। खाड़ी देश युद्ध को अखाड़ा बना रहा। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया विमान कांड। 1 सितंबर 1983। दक्षिण कोरिया की यात्री विमान को 1 सितंबर 1983 को अपने क्षेत्र में सोवियत संघ ने मिसाइल से मार गिराया और विमान में चालक दल के सदस्यों सहित 269 लोग मारे गए। अमेरिका ने इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया। इस विमान कांड से दोनों के मध्य शीत युद्ध का एक नाजुक दौर शुरू हो गया। मध्य सितंबर
1983 में आरंभ हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन में भाग लेने के लिए सोवियत विमान से आने वाले वहां के विदेश मंत्री श्री ग्रामिको को अमेरिका ने आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता प्रकट की। नेक्स्ट है शीत युद्ध का अंत। क्रोस्टिन चेरेने की मृत्यु के पश्चात मार्च 1985 में मिशाइल गोर्शो 1985 में मिखाइल गोर्चो ने सोवियत संघ को सत्ता को संभाला। नेक्स्ट है शीत युद्ध का अंत। कोस्टिन चेरेने की मृत्यु के पश्चात मार्च 1985 में मिखाइल गोर्चो ने सोवियत संघ की सत्ता को संभाला। मिखाइल गोर्चो ने सत्ता में आते ही सुधारवादी कार्य करना शुरू कर दिया। सोवियत संघ को पाश्चात्य देशों के समान राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ग्लोस्टोन पेस्ट्रिका की नीति अपनाई। ग्लोस्नोस के अनुसार खुलापन तथा पेस्ट्रिका की नीति के अंतर्गत राजनीतिक और आर्थिक रिकंस्ट्रक्शन करना है। अपने कार्यकाल के पहले 3 वर्षों में मिखाइल गोर्चो ने शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ मधुर संबंध बनाने शुरू किए। इससे शीत युद्ध में काफ़ी कमी आई। नेक्स्ट है जिनेवा वार्ता। सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्चो और अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन के मध्य नवंबर 1985 को जिनेवा में एक शस्त्र में कटौती करने के उद्देश्य से शिखर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में दोनों ने विभिन्न मुद्दों पर सहमति जताई, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए। फर्स्ट है रासायनिक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध करना। सेकंड, परमाणु युद्ध भविष्य में नहीं लड़ा जाना चाहिए। एंड थर्ड, परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी को द्वारा पुष्टि करना। एंड फोर्थ, सैनिक वर्चस्व की कोशिश न करना तथा दोनों शैक्षणिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाना। नेक्स्ट है मध्यम दूरी मिसाइल संधि 9 सितंबर 1987। सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्चो और अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन के मध्य 9 सितंबर 1987 को वाशिंगटन में मध्यम दूरी के आणविक शस्त्रों को समाप्त करने पर निशस्त्रीकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस संधि के अंतर्गत दोनों 500 से 5000 किलोमीटर मध्य दूरी के सभी भूमि स्थित आणविक मिसाइल को नष्ट करने का संकल्प लिया। संधि के अंतर्गत अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, इटली और बेल्जियम में स्थित अपनी मिसाइल नष्ट करेगा। नेक्स्ट है अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी। अफगानिस्तान में 24 दिसंबर 1979 में सोवियत सेनाओं की उपस्थिति ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा जवाब भी था, क्योंकि सोवियत संघ ने यहां अपनी कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की थी। सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्चो ने मौजूदा सैनिकों को अफगानिस्तान से 7 मई 1988 को हटाने का निर्णय लिया। सोवियत सैनिकों ने 15 फरवरी 1989 को अफगानिस्तान को छोड़ दिया। नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार ध्वस्त। सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्चो के ग्लोस्नोन पेस्ट्रिका की नीति से प्रेरित होकर पूरी साम्यवादी सरकार के विरुद्ध अक्टूबर 1989 को जनता खड़ी हुई। इसके परिणाम स्वरूप स्वयं साम्यवादी सरकार से साफ कह दिया यदि वो जनता पर दमन करते हैं तो सोवियत संघ उनका समर्थन नहीं करेंगे। पूरी जर्मनी के तानाशाह राष्ट्रपति एरिक हाइनेकर को 28 अक्टूबर 1989 को साम्यवादी सरकार का पतन हुआ। 10 नवंबर 1989 को पूर्वी व दोनों के आवागमन को खोल दिया। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण। 10 नवंबर 1989 को विभाजित करने वाली दीवार को तोड़ने के पश्चात जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। जून 1989 को सोवियत राष्ट्रपति ने पश्चिमी जर्मनी की यात्रा की। हम उस नए युग में प्रवेश करने के लिए कृत संकल्प है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति का युग होगा। सोवियत जर्मनी का एकीकरण निश्चित है। सोवियत संघ जर्मनी से निकट संबंध चाहता है। इस प्रकार सोवियत संघ ने जर्मनी के एकीकरण को हरी झंडी दिखा दी। 3 अक्टूबर 1990 को 96 वर्ष पुराने वुडस्टॉक भवन यानी संसद भवन के सामने जर्मन संघीय गणराज्य का ध्वज फहराया गया और पूरी जर्मनी का ध्वज उतार दिया गया। नेक्स्ट, नाटो द्वारा शीत युद्ध की समाप्ति। लंदन में 5 से 6 जुलाई 1990 को नाटो
की शिखर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि नाटो और वार्सा पैक्ट देश के मध्य शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। इस सम्मेलन में यह प्रावधान किया गया कि जर्मनी से सैनिक की संख्या कम कर दी जाएगी। जैसे सोवियत संघ पूर्वी से अपने सेना हटाएगा, वैसे पश्चिमी से नाटो प्रक्षेपास्त्रों को हटाएगा। पेरिस में 19 नवंबर 1990 को वार्सा व नाटो देशों के प्रतिनिधियों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर शीत युद्ध को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है वार्सा पैक्ट की समाप्ति। अमेरिका के तत्वावधान में दक्षिण पूर्वी एशिया तथा मध्य पूर्व में साम्यवाद के प्रचार को रोकने के लिए विभिन्न सैनिक संधियों का गठन किया गया था। इसके जवाब में सोवियत संघ ने 14 मई 1954 को वार्सा का गठन किया था ताकि अपने प्रभाव का विस्तार कर सके। शीत युद्ध के अंतिम चरणों में सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, सामरिक अस्त्रों को सीमित करने की संधि। सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के मध्य 31 जुलाई 1991 को सामरिक अस्त्रों को सीमित करने की संधि यानी स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी किए। इसके अंतर्गत स्वेच्छा से 30% आणविक अस्त्रों को कम करने का संकल्प लिया। नेक्स्ट है अफगान समझौता। अफगानिस्तान की सरकार के प्रस्ताव पर सोवियत संघ ने सैनिक हस्तक्षेप किया और साम्यवादी सरकार के गठन से दोनों के मध्य शीत युद्ध में वृद्धि हुई। इस समस्या के समाधान हेतु 12 दिसंबर 1991 को दोनों समझौते पर सहमति जताई तथा शांति का आश्वासन दिया। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का विघटन। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया यानी डिसइंटीग्रेशन हो गया और यह 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया और रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। बोरिस येल्त्सिन को रूस का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया गया और लोकतंत्र को स्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट है सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेट के कारण। सैन्य कारण। आंतरिक और हथियार की प्रतिस्पर्धा में सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सोवियत संघ के संसाधनों का बड़ा नुकसान हुआ। नेक्स्ट, मिखाइल गोर्बाचोव की नीति। मृत्युप्राय होते हुए सोवियत अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए गोर्बाचोव ने ग्लादस्टोन और पेस्ट्रिका की नीति को अपनाया। ग्लादस्टोन का उद्देश्य राजनीतिक परिदृश्य का उदारीकरण था। पेस्ट्रिका का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित उद्योगों के स्थान पर अर्ध मुक्त बाजार नीतियों का प्रस्तुत करना था। इसने विभिन्न मंत्रालयों को अधिक स्वतंत्रता से कार्य करने की अनुमति दी और कई बाजार अनुकूल सुधारों की शुरुआत हुई। इन कदमों ने साम्यवादी विचार में किसी पुनर्जागरण का प्रवेश करने के बजाय संपूर्ण सोवियत तंत्र की आलोचना करने का मार्ग खोल दिया। राज्य ने मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के ऊपर अपना नियंत्रण खो दिया तथा पूरे सोवियत संघ में लोकतांत्रिक सुधार आंदोलन में गति पकड़ ली। इसके साथ ही बदहाल होती हुई अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी आदि के कारण जनता में असंतोष बढ़ रहा था और वे पश्चिमी विचारधारा एवं जीवन शैली की ओर आकर्षित हो गए थे। नेक्स्ट, अफगानिस्तान का युद्ध। सोवियत अफगान युद्ध 1979 से 89 सोवियत संघ के विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था क्योंकि इसने सोवियत संघ के आर्थिक और सैन्य संसाधनों को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। एंड लास्ट कंक्लूजन, शीत युद्ध की समाप्ति ने अमेरिका की जीत को प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट किया और द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था को एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में बदल गई यानी बाइपोलर से अब यूनिपोलर में बदल गई। हालांकि पिछले एक दशक में विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका की स्थिति में तेजी से अस्थिरता आई है। अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिका आक्रमण, गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, धार्मिक कट्टरता के प्रसार के साथ नई आर्थिक शक्तियों जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन आदि के उदय ने विश्व को अधिक बहुध्रुवीय छवि प्रदान की है यानी मल्टीपोलर सिस्टम प्रदान की है। इसके साथ ही पश्चिम के पतन एवं पूर्व के उदय का पूर्ण अनुमान लगाया जा रहा है। दिस इज राइट नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज, गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।